दोस्तों नमस्कार। राजनीति का खेल कॉन्फिडेंस का खेल है और अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर राजनीति मत कीजिए। शायद ये सबसे बड़ी सीख वसुंधरा राजे सिंधिया को, जो जयपुर में बैठी हैं, लेकिन राजस्थान के चुनाव को लेकर उनके भीतर वह कॉन्फिडेंस नहीं है जो दिल्ली में बैठे मोदी और अमित शाह में है। यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान के भीतर भी भोपाल में बैठकर मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर जो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कॉन्फिडेंस दिल्ली में बैठे मोदी और अमित शाह के पास है। लेकिन अगला सवाल है कि यह कॉन्फिडेंस आता कहां से है? इस कॉन्फिडेंस के पीछे वह कौन सी ताकत होती है जो राज्यों के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, दिल्ली की बीजेपी की सत्ता जिस लिहाज से चलती है उसका मैसेज बहुत साफ होता है। सर्वे हमारा होगा, लिस्ट हमारी होगी, जीतेंगे कैसे आप, यह भी हम ही पक्का करेंगे, यानी आप सिर्फ प्यादे हैं। लेकिन दूसरा कोई प्यादा है और हम वजीर और राजा हैं, यह सब कुछ कहने की बात नहीं है। और लगता ऐसा ही रहा कि दिल्ली में बैठकर मोदी और अमित शाह की ताकत का एहसास तमाम बीजेपी के नेताओं को धीरे धीरे होने लगा। लेकिन बीजेपी के भीतर मोदी और शाह की ताकत जहां से निकल कर आती है, क्या उसी नब्ज पर उंगली अब सुप्रीम कोर्ट ने रख दी है? यानी गर्दन को पकड़ लिया है कि इस ताकत के पीछे जो कॉरपोरेट की पूंजी है, जिस तरीके से पूंजी का बहाव पार्टी के साथ चलते चला जाता है और जितनी बड़ी तादाद में पैसा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए आता है और कॉरपोरेट के जरिए आता है, उसमें कानूनी तौर पर अब वक्त क्या आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे और फैसला दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर अपनी फाइल खोल दी और तय यह हुआ कि 31 अक्टूबर को फैसला इस पर आ जाएगा। यानी जिस दौर में 5 राज्यों के चुनाव पूरे प्रचार के यौवन पर होंगे, उस दौर में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर फैसला इसी बीच आना है। लेकिन सवाल है कि यह आज जब फाइल खुली और 31 अक्टूबर की जो तारीख तय हुई और उसमें यह भी कहा गया अगर मामला आगे बढ़ेगा तो 1 नवंबर तक चलेगा, यानी चुनाव पहली वोटिंग 7 नवंबर को होनी है जो मिजोरम में होनी है। लेकिन अगला सवाल यह है कि पूरे के पूरे नवंबर के भीतर में 5 राज्यों के चुनाव हैं और वोटिंग होनी है और उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं। लेकिन क्या वाकई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की फाइल इतनी मोटी और इतनी मजबूत है, या फिर सरकार के भीतर कॉन्फिडेंस सिर्फ उसी के हिसाब से आता है, या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए कॉरपोरेट फंडिंग जो इस दौर में बीजेपी की होती चली गई, वही उस ताकत की असल पहचान है जिसके दूसरे नेताओं के पास जो पहुंच नहीं पाती है और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के पास भी इतनी बड़ी फंडिंग होती नहीं है। एक क्षण के लिए पहले फाइल आज इसलिए खोलिए क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई होते वक्त चीफ जस्टिस ने यह जरूर जानना चाहा, क्या वाकई विधानसभा चुनाव के वक्त और लोकसभा चुनाव के वक्त ही यह इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बिकते बिकते हैं और उस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग इतनी बड़ी होती है, और क्या वाकई इस दौर में आरटीआई के जरिए आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी? क्या इसी दौर में करप्शन को छुपाया जाता है फंडिंग के जरिए? ये बड़े हल्के शब्दों में सही, लेकिन बात निकलते निकलते यहां तक आ ही गई कि अब 31 तारीख को इस पर सुनवाई और फैसला दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक एक परिस्थिति को जरा समझने की शुरुआत कीजिए। 2019 के चुनाव में कितना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से पैसा आया? जो महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव जहां जहां इस देश के भीतर होते हैं, उसी महीने या उससे 2 महीने पहले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बिकना शुरू हो जाता है। मसलन अगर कर्नाटक के इलेक्शन को पिछले दौर में देखिए, 2023 के दौर में जो अप्रैल और मई के बीच में जो पूरा नोटिफिकेशन और वोटिंग हो रही थी, अप्रैल के महीने में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 970 करोड़ के खरीदे गए और उसमें से लगभग 85% बीजेपी के पास चले गए। अप्रैल से पहले जनवरी में सिर्फ 308 करोड़ थे, जो 970 करोड़ हो गए अप्रैल के महीने में जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हो गया। और इलेक्शन खत्म होने के बाद भी कुछ भरपाई 812 करोड़ की रही जरूर। यानी चुनाव से ऐन पहले और चुनाव के ठीक अगले महीने
जो इलेक्टोरल बॉन्ड की रकम होती है वो बढ़ क्यों जाती है? मसला सिर्फ कर्नाटक इलेक्शन का नहीं है, मसला है उससे पहले। याद कीजिए 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव, जनवरी के महीने में, उससे पहले या उसके बाद कभी भी 600 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड पार नहीं किया। लेकिन यूपी इलेक्शन से ठीक एक महीने पहले जनवरी 2022 में 1213 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग हो गई। उससे ठीक पहले चलिएगा 2020 में जब बिहार का इलेक्शन था, वो दरअसल कोविड के बाद से निकली हुई परिस्थिति, लेकिन बावजूद इसके इलेक्शन से पहले सिर्फ 21 करोड़ आते हैं, इलेक्शन के बाद सिर्फ 42 करोड़ आते हैं, लेकिन इलेक्शन के पीरियड में 282 करोड़ आते हैं। और अगर उससे पहले आप लोकसभा के चुनाव में चले जाइएगा, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त में कितनी कॉरपोरेट फंडिंग होनी है, इसकी इंतहा अब इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट का स्टेक मौजूदा सरकार पर लगा हुआ है। यानी सरकार के साथ इस देश के भीतर में जिन वोटरों का, जिस कॉरपोरेट का, जिस विचारधारा का कुछ भी स्टेक पर लगा हुआ है, वह सब कुछ 2024 के चुनाव में अपना फूकना चाहेगी। वो कतई नहीं चाहेगी कि मोदी सरकार हार जाए, जिससे उसका जो कुछ बीते 9 बरस में स्टेक पर लगते चला गया, आने वाली सरकार में वह कटघरे में खड़ा हो जाए या उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो 2024 का चुनाव तो फंडिंग के लिहाज से बहुत बड़ा चुनाव होगा, लेकिन एक क्षण के लिए जानिए 2019 के चुनाव के वक्त में जब जनवरी का महीना था तो सिर्फ 350 करोड़, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन मार्च के महीने में होता है 1365 करोड़ रुपए। उसके बाद जैसे ही पहला फेज की वोटिंग होती है 2256 करोड़ रुपए, और वोटिंग चल रही होती है, रिजल्ट आया नहीं होता है मई के शुरुआत में 822 करोड़। यानी सिर्फ 3 महीने के भीतर 4443 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड से फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी को हो जाती है। तो क्या इलेक्शन कमीशन इस पर नजर नहीं रखता है? और क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब इस नब्ज को पकड़ लिया है और 31 तारीख को वह जिस फैसले का इंतजार हो सकता है यह देश इस रूप में कर रहा, वो मामला आज कैसे किस रूप में सामने आया? हमें लगता है आज उसकी प्रोसीडिंग्स जो हुई सुप्रीम कोर्ट के भीतर, उसे भी सुनना चाहिए, क्योंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ से जब वकील ने इस बात का जिक्र किया कि दरअसल हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड बिकना शुरू होता है, आरटीआई से जवाब नहीं मिलता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, कौन पैसा दे रहा है जानकारी नहीं मिलती है, और बाद में उन कंपनियों को आप लाभ दे सकते हैं और ये कह सकते हैं, ये कौन कहेगा कि उन्होंने ही फंडिंग की, क्योंकि फंडिंग की जानकारी तो है नहीं। तो तब सीजीआई यानी चीफ जस्टिस का सवाल था, तो क्या बैंक के पास जानकारी होती है? तो क्या कैश जो दिया जाता है या जिस रूप में बॉन्ड लिया जाता है वो सब कुछ गुमनाम होता है? उन्होंने कहा, वकील ने जानकारी दी एडीआर की तरफ से, जी दोनों ही परिस्थिति होती है, बैंक के पास जानकारी भी होती है और कौन दे रहा है ये गुमनाम भी रखा जाता है। तब कहना पड़ा ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद सीजीआई यानी चंद्रचूड़ ने अपने तौर पर कहा, क्या इसे इस रूप में देखें कि बैंक या नकदी से जो खरीदा जा रहा हो या वो बैंक, तो चैनल का स्रोत वर्किंग या कहें बैंकिंग चैनल ही माना जाए, और वो पहचान गुमनाम है, लेकिन नकदी पूरी तरह से गुमनाम है ये बताने का काम और नहीं काम बैंक का ही है। तो फिर वकील साहब की तरफ से कहा गया ये दोनों ही परिस्थितियां, और जब ये बात का जिक्र हुआ कि ये महत्वपूर्ण है और चुनावी फंड एक वाहक फंड की तरह है जिसमें एक व्यक्ति या यह व्यक्ति के नाम या धारक फंड में कौन कैसे ले रहा है इसकी जानकारी नहीं मिलती है, तब उसके बाद से कहा गया कि देखिए यह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पास ही जाता है, सरकार की तरफ से इसकी जानकारी दी गई, ये ऐरे कैरे को नहीं जाता है। तो सीजीआई का सवाल था, तो ये राजनीतिक मान्यता प्राप्त जो दल है, अगर उनको इस देश में 1% भी वोट मिल रहा हो तो भी क्या ये फंडिंग वो ले जाएंगे? तो कहा हाँ ये तो किया ही जा सकता है, क्योंकि इसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पास ही ये जाता है, उसमें 1% कोई मैटर नहीं करता है। यानी दोनों तरफ के लेन देन को गुमनामी में छुपा लेना या अज्ञात कर देना या सार्वजनिक डोमेन से जानकारी को गायब कर देना, ये कैसा मैसेज है?
और उसी के बाद से सवाल यह आया कि क्या इसको मनी बिल से जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, जो कि लगातार इस बात का जिक्र था कि मनी बिल के जरिए इसको जोड़ा जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने इंडिकेट किया कि दरअसल मनी बिल का मसला जो है वो सुनवाई के लिए जा चुका है, 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। तब कहा गया 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है तो 1-2 महीने रुका जाए क्या, जब उनका फैसला आ जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे हटकर इस परिस्थिति को सुनना चाहते हैं तो फिर हम तैयार हैं। और ये तैयार वाली जो परिस्थिति थी उसमें बहुत साफ तौर पर उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि जब वकील और अटॉर्नी जनरल दोनों प्रारंभिक दलीलें जो दी हैं और उसमें सहमति हो गई है, तो अब जो कुछ भी अदालत में सौंपे जा चुके हैं, दस्तावेज जो सौंपे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई एजी अगर कोई आवेदन करना चाहे या एडीआर की तरफ से कोई वकील आवेदन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉपी नोडल काउंसलिंग द्वारा संकलित की जाएगी और मामले की अंतिम सुनवाई 31 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जाता है। और अगर इस पर कोई सुनवाई बड़ी हो जाती है तो 1 नवंबर तक ये जारी रहेगी और सभी प्रस्तुतियां 27 अक्टूबर तक नोडल काउंसिल द्वारा संकलित की जाएगी और यह स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्यूर के तहत पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। इंडिकेशन बहुत साफ है। जिस दौर में इलेक्शन हो रहा होता है उसी दौर में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बैंक बेचना शुरू करते हैं और यह माना जा रहा है कि इस दौर में जब 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हो गया है तो 15 अक्टूबर के बाद से कभी भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दोबारा से बिकने शुरू हो जाएंगे, जो नवंबर भर बिकेंगे और उसके बाद दिसंबर में भी कुछ हिस्सा 15 तारीख तक का दिया जाएगा और उसके बाद 2024 के चुनाव में यह देश चला जाएगा। अगला सवाल यह है कि लगातार अगर आप फंडिंग को देखें, चाहे वो कॉरपोरेट फंडिंग हो या इलेक्ट्रॉल फंडिंग हो, अगर 80% तक हिस्सा सत्ताधारी पार्टी को जा रहा है और 98% तक जो छत्रप हैं सत्ता में उनको भी मिला दिया जाए तो उनके पास जा रहा है, यानी सत्ता के साथ कॉरपोरेट फंडिंग खड़े होने में हिचकती नहीं है। और इस दौर में कॉरपोरेट फंडिंग और इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए की फंडिंग को कानूनी तौर पर इस तरीके से रखा गया जिससे कोई आक्षेप ना करे, कोई उंगली ना उठाए। लेकिन यह मामला लगातार चल रहा था और इस पे तमाम डॉक्यूमेंट्स एडीआर ने अपनी तरफ से रखे और इस बात की जानकारी दी कि दरअसल यह फंडिंग किस तरीके से पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। अगर कोई दे भी रहा है तो बताए, क्योंकि इससे पहले की परिस्थिति की कि कोई भी विदेशी फंड नहीं आना चाहिए, लेकिन अब यह व्यवस्था है कि विदेशी फंड आ सकता है। शर्त एक ही है, कंपनी हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हो और हिंदुस्तान से उसका जुड़ाव किसी ना किसी रूप में हो, चाहे 70% से ज्यादा पैसा बाहर का लगा हो, लेकिन सरकार ने छूट दे रखी है कि उसमें विदेशी निवेश हो सकता है तो वो फंडिंग भी कर सकता है। तो जो विदेशी निवेश कर सकता है वो फंडिंग भी कर सकता है, तो इस देश की पॉलिसी भी उस फंडिंग करने वाले को लाभ भी पहुंचा सकती है। यह भी बड़ा क्लियर कट मसला है। तो क्या यही वो एक ऐसी नब्ज है जो दिल्ली की सत्ता को या बीजेपी के मौजूदा हाईकमान को इतनी ताकत देती है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ जो सर्वे कराते हैं उसी हिसाब से जिसे मन चाहे टिकट दें, जिसे मन चाहे टिकट नहीं दें, चाहे तो सांसदों को उतार दें, चाहे तो राज्य के मंत्रियों के टिकट काट दें, चाहे तो एमएलएस के टिकट काट दें, चाहे तो नई तस्वीर लेकर आए। गारंटी इस बात की है कि कोई दूसरे में यह कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है। और अगर यह कॉन्फिडेंस इतना बड़ा है और अगर उसकी गर्दन पर सुप्रीम कोर्ट की उंगली अब चली गई, यह दरअसल पूरा मसला फंडिंग का है, तो क्या इलेक्शन के बीच में अगर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर अब फैसला आने की तैयारी में जब बात बढ़ चुकी है और देश के भीतर में किसी भी पैसे को कोई कैसे छुपा सकता है, इस सवाल का जवाब तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है। और खास तौर से तब जब मसला हजारों करोड़ का हो और वह सीधे तौर पर इस देश की उस राजनीति को प्रभावित कर रहा हो जो राजनीति इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी को स्थापित करने का दावा करती हो। और डेमोक्रेसी का मतलब इस देश में चुनाव हो और चुनाव के साथ की प्रक्रिया, चुनाव आयोग की भूमिका और इस देश के भीतर में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई अगर नहीं होती है, क्योंकि वहां पर नियुक्तियां भी
सरकार कर रही है, तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट अब इन बातों को समझ रखा है और समझने की परिस्थिति में है, या इस दौर में अब सुप्रीम कोर्ट के भीतर यह मामला जाएगा तो क्या एक ऐसी परिस्थिति आएगी जिसमें सरकार के लिए अब मुश्किल होने वाली है। और यही वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, हमें लगता है इसके लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो लिस्ट जारी की उसको भी परखा जा सकता है। 11 सांसदों को उतारा जा चुका है, 7 सांसद लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर राजस्थान से चुनाव लड़ेंगे, 4 सांसद अभी तक जो ऐलान हुआ है वह मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान के भीतर ऐसे ऐसे चेहरे गायब हो गए जो सोच रहे थे हम चुनाव मैदान में नजर आएंगे। वसुंधरा राजे जो सोच रही थी कि हमारे लोगों को टिकट दिया जाएगा, तो उसमें से 40% को अभी टिकट दिया गया, बाकियों को टिकट नहीं दिया गया जो उनके अपने चेहरे हैं। खुद वसुंधरा राजे चुनाव लड़ेंगी नहीं, वैसा ही सस्पेंस है जैसे शिवराज सिंह चौहान को आखिरी क्षण में बुधनी से टिकट दे दी गई, चलिए आप भी चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, बालकनाथ, देवजी पटेल, भागीरथ चौधरी, नरेंद्र खींचा, ये दरअसल सांसद है जो मैदान में कूदे हैं, लेकिन जिक्र इसका नहीं है। दिया कुमारी कहां से चुनाव लड़ रही है? विद्याघर नगर से चुनाव लड़ेंगी, जो कि भैरव सिंह शेखावत के परिवार की सीट हुआ करती थी, लेकिन अब दिया कुमारी को वहां से उतार दिया गया। वसुंधरा के सबसे करीबी राजपाल शेखावत, उनकी सीट घोटेवाड़ा थी, वहां से राज्यवर्धन राठौड़ को टिकट दे दिया गया। तो क्या यह कहा जाए कि जो करीबी है, चाहे वो बाबूलाल गुज्जर हो चाहे राजपाल सिंह शेखावत हो, उनका टिकट कट गया और वसुंधरा की नहीं चली, या ये माना जाए कुछ उनके करीबी जो शुभकरण चौधरी हैं या बबलू चौधरी हैं उनको टिकट दे दिया गया? लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर क्या वाकई एक ऐसी बिसात दिल्ली का हाईकमान बिछाता है जिसमें वह अपने तौर पर संतुष्ट होता है कि दरअसल इससे पहले की राजनीति जहां जहां चुनाव हारी, वहां वहां भी हम नए तरीके से अब राजनीति की कमान को कसेंगे। 19 जगह ऐसी है जहां से बीजेपी 2008 के बाद चुनाव जीती ही नहीं। उन 19 सीटों में से 11 जगहों पर बिल्कुल नए उम्मीदवार को उतार दिया गया। वो लालसोट का इलाका है, नवलगढ़ है, फतेहपुर है, झुंझुनू है, सांचौर है, बस्सी है, बागीदौरा है, सपोट्रा है, कोटपुतली है, दांतर भागड़ है, लक्ष्मणगढ़ है। ये सारी परिस्थिति बताती है कि दिल्ली हाईकमान अपने तौर पर कितना मजबूत है। दूसरी परिस्थिति यहां से शुरू होती है। इस देश के भीतर छत्रपों की राजनीति करते हुए चाहे वसुंधरा सोचती रही हो बहुत मजबूत रही, चाहे शिवराज सिंह चौहान सोचते रहे हो, या परिवार के तौर पर सिंधिया परिवार सोचता रहा हो कि हमारी ताकत जहां भी रहेगी, कम से कम इस पूरे इलाके में जो ग्वालियर संभाग का इलाका है, चंबल संभाग का इलाका है, यहां हमारी ही तूती बोलेगी, तो एक झटके में दिल्ली के कॉन्फिडेंस ने उन्हें भी डिगा कर रख दिया। और अपने तौर पर देखिए तो यशोधरा राजे ने कहा मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगी, जो शिवपुरी से चुनाव लड़ती हैं। वसुंधरा राजे चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, राजनीति में उनका आने वाले वक्त में क्या योगदान होगा कोई नहीं जानता है। इस दौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां टिकेंगे, कैसे टिकेंगे, कोई नहीं जानता है। कुछ एमएलएस को जो हटा दिया गया, कुछ पुराने एमएलएस को जो टिकट दिया गया, तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है इस देश के भीतर में जिसमें चुनावी जीत ही सारे कॉन्फिडेंस को पैदा करती है? क्योंकि इस देश के भीतर की परिस्थिति में बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स इस दौर में मोदी और शाह की रही है। वो इतनी एग्रेसिव तरीके से चली कि उसके काउंटर में कांग्रेस को भी एग्रेसिव होना पड़ा, अपनी पारंपरिक राजनीतिक लाइन को छोड़कर वह भी ओबीसी, पिछड़े और जाति की राजनीति को कहीं ज्यादा तेजी से उभारने लगी। यानी उसकी अपनी जो आइडिया ऑफ कांग्रेस या आइडिया ऑफ इंडिया था, वो एक झटके में दरकिनार हो गया और न्याय की एक नई प्रक्रिया और नई पहल को शुरुआत कर दी गई। तो क्या यह माना जाए कि यह पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस जो चुनाव जीतने के लिए होता है, उसमें 3 ही महत्वपूर्ण चीज मैटर करती है जो कॉन्फिडेंस के पीछे होती है। पहली चीज जो सबसे बड़ा वो मनी ट्रेल होता है, पैसा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उंगली रखी है। मनाइए कि उस पर जो फैसला आए वो फैसला इस देश की राजनीति को एक साफ करने की दिशा में ले जाए। दूसरी परिस्थिति पर उंगली कोई रख नहीं पाया। अलग अलग माध्यमों से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाया गया, लेकिन वहां पर केंद्र की ताकत
पार्लियामेंट के भीतर उसका बहुमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी डिगा देता है। वह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मसला हो या फिर इस देश के भीतर जो जांच एजेंसियां हैं उनको पॉलिटिकल तौर पर इस्तेमाल करने के जो आरोप सरकार पर लगे, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पाया। वो एक दौर में सीबीआई थी, एक दौर में ईडी है, एक दौर में इनकम टैक्स है। तो जांच एजेंसियों का साथ होना, कॉरपोरेट की फंडिंग होना, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि वह लोग जिनका स्टेक इस नई धारा की राजनीति के साथ बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इस दौर में मोदी शाह की सियासत के साथ खड़ा है, उनके साथ किसी भी हाल में किसी भी तरीके से उन्हें हाशिए पर नहीं ढकेलना है, उनके अनुकूल ही फैसले देने हैं। वो फैसला हो सकता है एक दौर में भीड़ तंत्र को लेकर उठ रहा हो, एक दौर में सीए एनआरसी को लेकर उठ रहा हो, एक दौर में इस देश के भीतर में हिंदुत्व राष्ट्रवाद को लेकर उठता हो, या एक दौर में अल्पसंख्यकों को हाशिए पर ढकेलने को लेकर उठता हो, कुछ भी हो सकता है वो। यानी एग्रेसिव राजनीति में जो तबका साथ जुड़ा, जिसका जिसका स्टेक मौजूदा वक्त में सरकार के साथ है, उनके साथ सरकार खड़ी है और वो सरकार के साथ खड़े रहें। यह तीसरा हिस्सा होता है कॉन्फिडेंस का। और संयोग से भारत की राजनीति के भीतर इस कॉन्फिडेंस को इन तीन माध्यमों से इससे पहले कोई भी राजनीतिक सत्ता हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो इस तरीके की राजनीति उसने इस देश में नहीं की। छत्रपों ने राजनीति साधी तो अपने वोट बैंक को लेकर साधी, चाहे वो पिछड़ा राजनीति से निकले हुए राजनीतिक दल हों या दूसरे प्रांतों में, चाहे वो द्रविड़ पार्टी के तौर पर उनकी मौजूदगी हो, चाहे वो कहीं पर चंद्रबाबू नायडू या तेलंगाना के भीतर केसीआर के जरिए नजर आ रहे हो। मैसेज तीन ही है। पहला मैसेज सबसे बड़ा है, क्या जब चुनाव का ऐलान हो गया उसके बीच सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला देने की तारीख तय कर चुका है और अब 15 तारीख तक इलेक्टोरल बॉन्ड भी एसबीआई बैंक से बिकने शुरू होने वाले हैं, जिसकी तारीख का ऐलान आज नहीं कल हो जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 होगा, 18 होगा या 20 तक जाएगा। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया में इस पर सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगाता है या सरकार से सवाल करता है तो अगली स्थिति क्या बनेगी? जिस दौर में कॉरपोरेट सरकार के साथ है, विपक्ष सीधे सीधे कॉरपोरेट की इकोनॉमी और उसकी साझेदारी जो सरकार के साथ है उसको अगर निशाने पर ले रहा है, तो क्या कॉरपोरेट कहीं ज्यादा पैसा अलग अलग इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए सरकार को देने की स्थिति में आएगा? यानी सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी और उसकी फंडिंग बढ़ जाएगी और उसके बाद सरकार की नीतियों में कॉरपोरेट का दखल और बढ़ जाएगा, यह भी होने वाला है। और तीसरी परिस्थिति बहुत साफ है कि अगर इन परिस्थितियों के आगे सरकार लगातार, यानी मोदी सरकार यानी बीजेपी, जो अब बीजेपी भी मोदी बीजेपी हो गई है, अगर वह आने वाले वक्त में जिस सियासत को साधना चाहती है तो वह हर उस रास्ते को बंद करेगी जो उसके सामने इस तरीके के ऑब्स्ट्रक्शंस को लेकर खड़ी हो जाती हो, वो चाहे कानूनी तौर पर हो, चाहे संवैधानिक तौर पर हो, चाहे इस देश के भीतर लोकतांत्रिक तौर पर हो। तो राजनीति के इस नए मिजाज में आपका स्वागत है। इंतजार कीजिए 31 अक्टूबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।